15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में एक शख्स घुसता है और उसके बाद उन पर चाकू से हमला होता है। यह खबर मीडिया में आती है तो सुर्खियां पकड़ते हुए देर नहीं लगती। हर कोई इस खबर के बारे में जानना चाहता था। एक होड़ मच जाती है, कहानी क्या है, कैसे हुआ, हर कोई मीडिया के कैमरे लेकर वहां पहुंच जाता है। मगर अब इस मामले में सैफ अली खान केस के ऊपर पहली मेडिकल लीगल रिपोर्ट आ गई है। आपको बता दूं कि ये वो रिपोर्ट होती है जो किसी भी इमरजेंसी केस में सबसे पहले बनाई जाती है। सैफ पर हुए कथित हमले के बाद ये रिपोर्ट बताती है कि उनकी चोटें कितनी गंभीर थीं या शायद उतनी गंभीर नहीं थी जितना दावा किया जा रहा था। लेकिन रुकिए, क्या ये रिपोर्ट सारी सच्चाई बताती है? तो चलिए इस कहानी के हर पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पिछले हफ्ते सैफ अली खान पर हुए हमले की खबरों ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर हंगामा मचा दिया। कहा जा रहा था कि उनकी चोटें गहरी हैं, उनकी सर्जरी 6 घंटे लगे उनकी सर्जरी होने में और उनकी हालत नाजुक थी। लेकिन जो रिपोर्ट अब सामने आई है उसमें कुछ और ही कहानी छिपी हुई है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या यह हमला उतना ही भयानक था जितना बताया जा रहा है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस केस में कई चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी जो आपने सोची भी नहीं थी। TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले पर डॉक्टर MC मिश्रा, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस इंटरव्यू में यह बताया कि सैफ की चोटें गंभीर नहीं थी। वैसे रिपोर्ट में लिखा गया है कि पीठ पर सैफ के हल्का घाव था, केवल आधा से 1 सेंटीमीटर का। बाईं कलाई पर खरोच जो शायद 1 से 1.5 सेंटीमीटर की है। गर्दन और दाएं कंधे पर मामूली चोटें। मगर क्या आपको लगता है कि ऐसी मामूली चोटें किसी बड़े हमले का संकेत हो सकती हैं, या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी है जो लोगों के दिमाग में बैठाई गई? रिपोर्ट के मुताबिक इन चोटों को देखकर लगता है कि ये सिर्फ सतह की चोटें हैं जो खतरनाक नहीं थी। सर्जरी में 6 घंटे लगने की खबर भी इस रिपोर्ट में मेल नहीं खाती है। अगर ये चोटें इतनी गंभीर होती तो क्या सैफ अली खान खुद चलकर अस्पताल जाते, या फिर मीडिया ने इस मामले को थोड़ा ज्यादा ही सनसनीखेज बना दिया? लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि अगर ये चोटें मामूली थीं तो क्या इस हमले के पीछे कोई और साजिश थी? तो आइए इसका भी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ का CVRT स्कोर, जो चोटों की गंभीरता को दर्शाता है, काफी कम था। अब इसका मतलब यह है कि उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं था जब उन पे हमला हुआ। इतना ही नहीं, TV9 भारतवर्ष की खबर के मुताबिक सैफ की रिकवरी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि चोटें सतही थीं और उन्हें वक्त पर टाके उन्होंने लगवा भी लिए थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट के अनुसार सैफ की चोटें मामूली थीं, लेकिन हमला करने वाले का इरादा क्या था? क्या यह सिर्फ एक साधारण झगड़ा था, चोरी का एक मामला था, या इसके पीछे कोई बड़ी वजह छिपी हुई है? वैसे 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर में हुए मिडनाइट हॉरर का पूरा सच अब सामने भी आ चुका है। सैफ को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। उनके घर में घुसकर आधी रात को हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सैफ के घर में काम करने वाली जो नैनी है, उस समेत उस रात घर में मौजूद तकरीबन सभी के सभी लोगों का बयान भी दर्ज हो चुका है। और इस तरह अब तक की तफ्तीश और बयान के जरिए उस रात की जो पूरी कहानी है, उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, हमला किस तरीके से हुआ, किस तरीके से वो शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ, कब हमला हुआ, वो सारी चीजें अब साफ हो चुकी हैं। रहा सवाल गिरफ्तार किया गया शख्स यानी शरीफुल इस्लाम ही सैफ के घर का असली हमलावर है या नहीं, तो इसका जवाब खुद फॉरेंसिक साइंस ने दे दिया है। क्योंकि पुलिस जिस शरीफुल को पकड़ा है पुलिस ने, उसके फिंगरप्रिंट सैफ अली खान के घर से बरामद किए गए फिंगरप्रिंट से हूबहू मैच हो गए हैं। तो जो ये खबरें चल रही थी कि ये शख्स कोई और है, ये वो नहीं है, तो इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया इस खबर ने। और ये अपने आप में इस बात का एक बड़ा सबूत भी है कि पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसने आधी रात सैफ के घर पर धावा बोला था। अब सवाल यह है कि क्या फिर आरोपी की CCTV में कैद तस्वीर और गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर में इतना फर्क कैसे है? तो आज आपको इस सवाल के जवाब भी हम बताएंगे। वैसे सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊं तो उस रात की कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो अब तक की तफ्तीश के बाद साफ हुई, 16 जनवरी रात तकरीबन 1:30 बजे का वक्त
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक वारदात की रात जो शख्स है शरीफुल इस्लाम करीब रात के 2:30 बजे के आसपास सैफ के घर यानी सदगुरु शरण अपार्टमेंट के करीब पहुंचा। सैफ इसी बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर बने ड्यूप्लेक्स में रहते हैं। वो पिछले हिस्से से बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़कर कंपाउंड के अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद लोगों की नजर बचाकर वो डक्ट पाइप के सहारे पहले फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और फिर फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर यानी 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों के रास्ते से गया। लेकिन फिर जो 1.5 फ्लोर है यानी कि 11th फ्लोर की चौड़ाई उसने डक्ट पाइप के सहारे पूरी की। वो 11th फ्लोर पर वहां जहां उतरा जहां सामने ही सैफ के घर के एक बाथरूम की खिड़की है। यह बाथरूम सैफ के बच्चों के कमरे का बाथरूम है। अब शरीफुल इस्लाम उसी खिड़की से सीधे सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे के बाथरूम में घुसा और वहीं छिप गया। असल में बाथरूम की इस खिड़की पर कोई ग्रिल नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक रेड मेश यानी जो चूहों को रोकने वाली एक जाली होती है वो लगी हुई थी। शरीफुल ने वो जाली निकाल दी। अब फिर तक उस वक्त तक रात के तकरीबन 2:30 बज चुके थे। शरीफुल बाथरूम में घुसा और उसे वहां छुपे काफी वक्त हो चुका था। क्योंकि बाथरूम की लाइट जल रही थी तो सैफ के घर में काम करने वाली जो नैनी है जिनका नाम इलियामा फिलिप, उन्होंने जिज्ञासा से जानने की कोशिश की कि इतनी रात को बाथरूम में आखिर कौन है। और बस यही जो नैनी है उसने वहीं पर शरीफुल का नैनी से आमना सामना हो जाता है। नैनी को देखते ही शरीफुल ने पहले उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अगर उसने शोर मचाया तो बुरा होगा। इस पर जो नैनी है उसने उससे पूछा कि आखिर वो है कौन। तो शरीफुल ने उसे क्या और पूछा कि शरीफुल से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जवाब में शरीफुल ने 1 करोड़ रुपए मांगे। इसी के साथ वो कमरे में सो रहे बच्चे यानी कि सैफ और करीना के बेटे जहांगीर की तरफ बढ़ने लगा और ये देखकर फिलिप ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आधी रात को घर के अंदर शोर शराबा हुआ तो जाहिर सी बात है जो ऊपर अपने बेडरूम में सो रहे सैफ और करीना दोनों की नींद खुल गई और दोनों ने नीचे पहुंचे। तब तक घर के दूसरे लोग भी जाग चुके थे और शरीफुल एक साथ इतने लोगों को देखकर घबरा गया। सैफ ने जहांगीर को शरीफुल से बचाने के लिए उसे जकड़ने की कोशिश की और तब शरीफुल ने अचानक चाकू निकालकर सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन जो नैनी है वहां इलियामा फिलिप ने शरीफुल को रोकने की भी कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान जो नैनी है उन्हें भी चाकू लग गया और चाकू के घाव उनके हाथ पर दिखाई दिए। लेकिन सैफ, फिलिप, करीना और बाकी सारे लोग मिलकर घर में घुस आए हमलावर यानी शरीफुल को उसी कमरे में बंद करने में कामयाब हो गए जिस कमरे के अंदर ये सारा झगड़ा हुआ था, यानी कि जहांगीर का जो कमरा था इनके बेटे का। जिस कमरे से वो अंदर आया था वहीं पर उसे कैद कर लिया। तब तक जहांगीर को लोगों ने कमरे से बाहर निकाल लिया था, मगर जो बच्चा है जहांगीर उसके कमरे और उस शख्स को वहीं पे शरीफुल को बंद किया जाना कर दिया था पूरा तरीके से। और यही शरीफुल के लिए वरदान भी साबित हुआ। वो फिर से उसी खिड़की के रास्ते सैफ के फ्लैट से बाहर निकल गया जिससे वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। इसके बाद वो डक्ट पाइप के सहारे फिर से 10वीं मंजिल पर पहुंचा और फिर सीढ़ियों से पहली मंजिल तक आया और फिर डक्ट पाइप के रास्ते ही नीचे बिल्डिंग की बैक साइड में चला गया और आखिर में फिर से बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ा और बाहर कूद गया। क्योंकि उसने रास्ता ही पिछली बाउंड्री वॉल का लिया था, इसलिए वो बिल्डिंग की एंट्री या एग्जिट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को नजर नहीं आया। वहां से वो करीब 1 किलोमीटर दूर पटवर्धन गार्डन बस स्टॉप तक गया और फिर बस स्टॉप पर ही 3 घंटे तक इत्मीनान से सोता रहा। जाहिर है उसे पता नहीं था कि वो जिसके घर में घुसा था वो कौन था और उसने किसे चाकू मारे थे। उसे इस बात का अभी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ने वाली है। सुबह उठकर वो लिंक रोड के बस्तियां रेस्टोरेंट तक गया और वहां रेस्टोरेंट के पीछे उसने अपने कपड़े बदले और फिर उसके बाद बांद्रा तालाब पहुंच गया। इतना ही नहीं, ये सारी चीजों के बाद उसके पास अब भी टूटे हुए चाकू का हैंडल मौजूद था जो उसने रात में जिस चाकू से सैफ पर हमला किया था, जिसकी नोक टूटकर सैफ के पीठ में धसी हुई थी। शरीफुल ने इसी बांद्रा तालाब के पास एक गली में वो टूटा हुआ चाकू फेंका और आगे निकल गया। अब वक्त हो रहा था सुबह के तकरीबन 9:15 के आसपास का, 9:14। बांद्रा तालाब से वो बांद्रा रेलवे स्टेशन गया और फिर वहां से ट्रेन में बैठकर दादर पहुंच गया। दादर में उतरकर वो दादर वेस्ट पहुंचा और वहां एक दुकान से उसने सुबह करीब 9:15 बजे 50 रुपए देकर एक मोबाइल ईयरफोन खरीदा और इसके बाद वो वर्ली कोलीवाड़ा निकल गया।
पुलिस को इस दौरान उसके सीसीटीवी फुटेज तो मिल रहे थे, लेकिन उसकी पहचान अब भी साफ नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये शख्स है कौन जिसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया। उधर हमेशा मोबाइल पर एक्टिव रहने वाले शरीफुल ने सैफ अली खान पर हुए हमले की खबर यूट्यूब पर देखी और उसकी हवा खराब हो गई। उसे पता चल गया था कि रात में जिस पर हमला किया है वो शख्स है कौन। लिहाजा वर्ली कोलीवाड़ा वो पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने बाल कटवाए ताकि सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान मेल न खा सके। इसके बाद वो कोलीवाड़ा से फिर ट्रेन लेकर पहले दादर गया और फिर वहां से ठाणे चला गया। उधर मुंबई पुलिस सिर्फ वारदात के बाद ही नहीं बल्कि वारदात से पहले के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी ताकि कहीं उसकी कोई और क्लियर पिक्चर कैद हो गई हो तो पता चल जाए, उसकी पहचान साफ हो सके। और इसीलिए पुलिस ने इस बार आधार कार्ड के डेटाबेस में फेशियल रिकॉग्निशन वाले फीचर्स के सहारे से उसे ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि शरीफुल जो है वो हिंदुस्तानी तो है नहीं, बांग्लादेशी है, तो आधार कार्ड के डेटाबेस में उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। उसे ढूंढने की कोशिश में पुलिस को 9 जनवरी तक का एक सीसीटीवी फुटेज लेकिन पुलिस के हाथ लग जाता है, जिसमें कोई लड़का शरीफुल को एक बाइक पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर ड्रॉप करता हुआ दिखाई दिया। अब जब ये सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा तो पुलिस को पता था कि ये एक बड़ा क्लू है जो इस केस को सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकता है। पुलिस ने बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे उस लड़के की पहचान की। नाम था अमित पांडे। अब पुलिस अमित तक पहुंची और उसने सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया और उससे शरीफुल की पहचान पूछी। जो अमित था उसने बताया कि उसने जिसे रेलवे स्टेशन के बाहर ड्रॉप किया था उसका नाम विजय दास है और बंगाली है। इतना ही नहीं, अमित ने यह भी बताया कि वो हाउसकीपिंग का काम करता है। अमित को विजय दास की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि वो ठाणे की लेबर कॉलोनी में रहता है। अब तक अमित दास से पुलिस विजय दास का मोबाइल नंबर भी ले चुकी थी। अब पुलिस के पास एक मोबाइल नंबर पहुंच चुका था जिसके सहारे विजय दास का पीछा करने लगी पुलिस। उसे सर्विलांस पर लगा दिया गया। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि वारदात के बाद से लेकर उसके पकड़े जाने तक उसका मोबाइल फोन लगातार ऑन था। जब करीब 200 पुलिस वालों की टीम ने ठाणे में विजय दास की तलाश चालू करी। पुलिस लेबर कैंप में पहुंची, छापेमारी करना शुरू किया, पता करना शुरू किया कहां है, कौन है, कैसे है, किस तरह रहता है, कहां रहता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस लेबर कैंप में दबिश डालती, विजय दास का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस के लिए नया चैलेंज खड़ा हो गया कि भाई अब तक तो फोन ऑफ था लेकिन अब लगातार ऑफ जा रहा है। क्योंकि मोबाइल फोन महज 15 मिनट पहले ऑफ हुआ था तो पुलिस समझ गई कि आरोपी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, एक सर्टेन सर्कल के अंदर ही वो मौजूद होगा। इसके बाद पुलिस ने लेबर कैंप के पास झाड़ियों में कॉम्बिंग की शुरुआत की और आखिरकार विजय दास को दबोच लेने में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। अब तक उसकी पहचान पुलिस को भी विजय दास ही लग रही थी, लेकिन जब उससे पुलिस ने पूछताछ करी, उसको अच्छे से पुलिस ने उससे पता किया, सारी बातें तफ्तीश करी, पता करने की कोशिश करते रहे, तो ये साफ हुआ कि भाई ये विजय दास नहीं बल्कि ये तो शरीफुल इस्लाम है और बांग्लादेश का रहने वाला है। पुलिस ने 72 घंटे की मशक्कत के बाद सैफ अली खान के हमलावर शरीफुल इस्लाम और विजय दास को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके गिरफ्तार होने के साथ ही सवाल उठाए जाने लगे कि पुलिस ने जिसे पकड़ा है वो आदमी और सैफ के घर पर हमला करने वाला शख्स दोनों अलग अलग है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो बाकायदा फॉरेंसिक्स का हवाला देख के दिखाया गया है कि दोनों लोग अलग हैं, नाक अलग है, आंखें अलग हैं। लेकिन यह सवाल उठाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे सैफ के हमलावर की तस्वीरें और उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस की हिरासत में ली गई उसकी तस्वीर। दोनों ही तस्वीर में शरीफुल इस्लाम अलग अलग लग रहा था, इसलिए लोगों को पुलिस की इस कार्रवाई पर शक हुआ। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ही इस सवाल का जवाब भी छिपा हुआ है। अगर सारे सबूतों पर एक बार नजर डालें और सबूतों के देखते हुए सारी चीजों पर चर्चा करें, उन पर बात करें, पुलिस ने शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार करने के बाद मौका वारदात से मिले उसके फिंगरप्रिंट से शरीफुल के फिंगरप्रिंट्स का मिलान करवाया और ये मैच भी पॉजिटिव आया। सबूत नंबर दूसरा, पुलिस ने शरीफुल की निशानदेही पर उस टूटे हुए चाकू का बाकी हिस्सा बांद्रा तालाब के पास से बरामद किया जो आधा टूटकर सैफ के शरीर में छूट गया था। अब ये दो चीजें भी सबूत इस पूरे मामले में कनेक्ट कर रही हैं। अब अगर बात करें कि तीसरे सबूत की, तो शरीफुल के मोबाइल नंबर की जो लोकेशन थी वो वारदात वाली रात सैफ अली खान के घर और उसके आसपास नजर आ रही थी। ये भी एक बहुत बड़ा सबूत था जिससे पुलिस ने इस पूरे केस को कनेक्ट किया।
अब अगर बात चौथे में सबूत की करूं तो शरीफुल ने जिस सैलून में बाल को कटवाए थे अपने वारदात को अंजाम देने के बाद, पुलिस उस सैलून के मालिक का बयान ले चुकी है। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, शख्स ने यहां बाल कटवाए थे। तो यहां क्लियर हो जाता है जो दोनों लुक जो हैं अलग अलग हैं। सबूत नंबर 5, शरीफुल पकड़े जाने के पहले जिन जिन लोगों से मिला, जिनसे बात की, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। इन लोगों ने बताया है कि शरीफुल वारदात के बाद काफी डरा हुआ था। अब अगर छठे सबूत की मैं बात करूं तो पुलिस को मौका वारदात से यानी कि सैफ अली खान के घर से शरीफुल की टोपी मिली है, जिसमें से पुलिस ने डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किए और उसे उम्मीद है कि ये सैंपल भी जरूर मैच हो जाएंगे। ये 6 सबूत थे। अब बात 7वें सबूत की। शरीफुल का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होना भी बाकी है, जो किसी शरीफुल के जेल जाने के बाद ही होगा। मुमकिन है कि सैफ और नैनी एलियामा फिलिप उसे जरूर पहचान लेंगे। असल में टीआईपी एक जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो एक अहम कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें सही आरोपी को गिरफ्तार करने या ना करने की बात साफ होती है। इसलिए जब तक पीड़ित के द्वारा आरोपी की पहचान ना कर ली जाए, आरोपी का चेहरा खुला नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ मुंबई पुलिस की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी तस्वीरें उजागर हो चुकी थी, जिससे शक पैदा हुआ है। बहरहाल अब केस सुलझ चुका है और पुलिस के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए कुल 2.5 से 3 महीने का वक्त है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें एक बात समझनी चाहिए कि हर चीज जो हमें दिखाई जाती है वो सच्चाई नहीं होती। हमें तथ्यों को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी को उजागर करते हुए, एक और किस्से के बारे में बात करते हुए। लेकिन इस कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।